ठीक है सर। हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुमार कंडेरा, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स एट न्यूक्लियस करियर पॉइंट सोमू। बेटा हम आज बात करेंगे, हमने देखो 11वीं क्लास में आपको मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में कुछ टॉपिक बताए थे, जैसे इनइक्वालिटी पढ़ाया था, मॉडुलस फंक्शन, वो सारे टॉपिक है वो हमारे अब यूज होने वाले हैं, ठीक है ना। अब मैं आपका हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक द्विघातीय समीकरण। हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा? द्विघातीय समीकरण। द्विघातीय समीकरण जो है, द्विघातीय समीकरण, द्विघातीय समीकरण के बारे में बेटा आपने पहले भी आपने पढ़ चुके हो। द्विघातीय समीकरण के बारे में 10th क्लास में आपने देखा था क्या होती है द्विघातीय समीकरण, उसके मूल कैसे निकालते हैं, उसके जो मूलों में उसके गुणांकों में क्या संबंध होता है, ठीक है। वो तो पढ़ेंगे एक बार, वो भी रिवाइज करेंगे। उसके आगे थोड़ा सा हम आगे भी पढ़ेंगे, एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे जो जेई में आता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। मैं आपका पहला टॉपिक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और द्विघातीय समीकरण ये स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ठीक है बेटा। आपके जो 9th क्लास में आपने एक व्यापक बहुपद पढ़ा था, व्यापक बहुपद, एक आपने व्यापक बहुपद पढ़ा था जो क्या था, कुछ इस टाइप का था, पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x टू द पावर 3, इस टाइप से, प्लस an माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 an x टू द पावर n। ये क्या था? व्यापक बहुपदीय व्यंजक था। ये एक व्यंजक था, एक एक्सप्रेशन था बहुपदीय। इसमें क्या था बेटा, जो पॉलिनोमियल है ये वाला है एक जनरल पॉलिनोमियल, इसमें a नॉट, a1, a2, a3 और an माइनस 1 an, ये क्या है बेटा आपके पास में अचर राशियाँ है। कौन सी राशियाँ है बेटा? अचर राशियाँ है। ये बात मेरी समझ में आ रही है बेटा? क्या है ये? अचर राशियाँ है, कांस्टेंट है ये। और ये जो कांस्टेंट है वो कौन से है बेटा? वास्तविक कांस्टेंट है, मतलब वास्तविक संख्या है ये, नॉट कॉम्प्लेक्स, वास्तविक संख्या है, ठीक है। कांस्टेंट है ये, वास्तविक संख्या है। और आपके पास में जो x है, x यहाँ पे क्या है बेटा? चर राशि है। क्या है? चर राशि है। ये जो बेटा व्यापक बहुपद मैंने n घातीय बहुपद है, n क्या है बेटा? पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक। n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है बेटा, ठीक है। ये जो n घातीय व्यापक बहुपद है, इसमें इसे हम बोलते हैं n घातीय व्यापक बहुपद। यहाँ पे अगर आप कुछ ऐसा करते हो कि a नॉट a1 x और ax स्क्वायर, देखो अगर हम यहाँ से a नॉट निकालते हैं, ओनली इतनी बात करते हैं, तो यहाँ पे एक्चुअल में है क्या है? ये है a नॉट x टू पावर 0। ये क्या है बेटा? जीरो घातीय बहुपद, ठीक है। और जीरो घातीय बहुपद है, तो यहाँ पे जो बात हो रही है मेरी, वो मैं क्या बोलूँगा? ये जीरो घातीय बहुपद है और इसे मैं अचर बहुपद भी बोल सकता हूँ। क्या बोल सकते हैं हम इसे? अचर बहुपद, ठीक है बेटा। अच्छा, इसके साथ में अगर हम बात करें, अगर मैं यहाँ पे घात बढ़ाता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा? p ऑफ x इक्वल टू a नॉट प्लस a1x, ठीक है। ये एक घातीय बहुपद हो गया। अगर मैं 2 ले लेता हूँ, p ऑफ x इक्वल टू a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 2 घातीय बहुपद हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम 3 घातीय बना सकते हैं, 4 घातीय, n घातीय हो जाएगा, n माइनस 1 घातीय हो जाएगा, ठीक है। ये x की घात पे, इसकी जो नेमिंग है, इसको हम रेखिकी बहुपद भी बोलते हैं, इसको 2 घातीय बहुपद या द्विघातीय, ठीक है, बहुपद भी बोलते हैं। अगर आपके पास में जैसे हम इसकी घातें इंक्रीज करते जाएंगे तो हम उसके हिसाब से यहाँ पे बहुपद निकाल सकते हैं, ठीक है। पहली बात यहाँ पे जो ये क्या है हमारा व्यापक बहुपद है, यहाँ पे a नॉट a1 ये अचर राशि है जो वास्तविक है, और जो x है वो चर राशि है, और जो n का मान है वो क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो बहुपद है, इस बहुपद में अगर आप p ऑफ x अगर इसे हम 0 के बराबर कर देते हैं तो ये बहुपद क्या हो जाएगी? एक बहुपदीय समीकरण बन जाएगा। ये जो जनरल पॉलिनोमियल बन रहा है ये क्या बन जाएगा? एक समीकरण बन जाएगा। इस व्यंजक को अगर मैं 0 के बराबर कर देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा? एक समीकरण बन जाएगा। ऐसे ही इसे 0 के बराबर करोगे तो समीकरण बन जाएगा।
इससे 0 के बराबर करोगे तो समीकरण बन जाएगा। हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो बात किसकी करेंगे बेटा, यहाँ पे जो बात होगी वो बात हम सिर्फ और सिर्फ किसकी करेंगे, द्विघातीय की, दो घातीय बहुपद, ठीक है। पी ऑफ एक्स, दो घातीय कौन सा था, पी ऑफ एक्स ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, ये क्या है, दो घातीय बहुपद है। अगर मैं पी ऑफ एक्स बराबर 0 कर देता हूँ तो a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर बराबर 0, ये क्या हो जाएगी, द्विघातीय समीकरण। क्या बन जाएगा बेटा, ये द्विघातीय समीकरण, दो घातों में एक समीकरण बन जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, ये बन जाएगा द्विघातीय समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बेटा, इसको हम थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में इस टाइप से लिख लेता हूँ मैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी सी बिलोंग्स टू आर। इसका मीन्स क्या है कि ये एक द्विघातीय समीकरण है। इस प्रकार के जो समीकरण होते हैं वो समीकरण द्विघातीय समीकरण कहलाते हैं, जहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 के बराबर नहीं होना चाहिए तथा ए बी सी जो एक्स स्क्वायर, एक्स और अचर राशि है वो सारे के सारे क्या होनी चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए, काल्पनिक संख्या नहीं होनी चाहिए। ये ए नॉट इक्वल टू 0 इसलिए नहीं होना चाहिए, यदि ए इक्वल टू 0 हो जाएगा तो 0 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जो बी एक्स प्लस सी बराबर 0 कौन सी हो जाएगी बेटा, ये रैखिकी समीकरण हो जाएगी, जबकि हमें क्या चाहिए, दो घातीय समीकरण चाहिए। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे अगर ये कंडीशन लगती है, जब आपके पास में कुछ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 और ए बी सी वास्तविक है के प्रकार का कोई भी समीकरण हो, तो वह समीकरण क्या कहलाता है, द्विघातीय समीकरण। कौन सा समीकरण कहलाता है बेटा, द्विघातीय समीकरण। बात समझ में आ रही है मेरी, ठीक है। हम इस समीकरण के मूल कैसे निकालते हैं, ठीक है, इस समीकरण को कैसे हल करते हैं, इसके बारे में हम कंप्लीट स्टडी करेंगे अभी। ठीक है, मैं एक बार आपके पास में जो एक्स ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 जो द्विघातीय समीकरण है, उस द्विघातीय समीकरण के बारे में मैं बात कर लेता हूँ, उसके गुणांकों की। आपके पास में समीकरण है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए नॉट इक्वल टू 0 और ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ये कौन सी समीकरण है बेटा, द्विघातीय समीकरण है। कौन सी है, द्विघातीय समीकरण। बात समझ में आ रही है मेरी, ये कौन सा समीकरण आ रहा है मेरे पास में, द्विघातीय समीकरण आ रहा है। ठीक है, अब ये जो द्विघातीय समीकरण आ रहा है, इस द्विघातीय समीकरण के लिए हमारे पास में हम कुछ ऐसी चीजें देखेंगे कि ए बी सी, ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी जो है एक्स का गुणांक है, सी जो है यहाँ पे अचर राशि है। इन गुणांकों को जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ए नॉट इक्वल टू 0, अगर यहाँ पे ये 0 हो जाए तो क्या होगा, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखो, पहला है आपके पास में ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए नॉट इक्वल टू 0। यदि कंडीशन देखते हैं, यदि आपके पास में इस समीकरण में a बराबर 0 हो जाता है, ये सही से देखना बेटा, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये जेई के अकॉर्डिंग अच्छा कंसेप्ट है। ठीक है, याद रखना है, यदि a बराबर 0 हो जाएगा, यदि a बराबर 0 हो जाएगा तो हमारे पास में जो समीकरण बनेगी वो क्या बनेगी, बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये 0 हो गया, बी एक्स प्लस सी बराबर 0। कौन सी समीकरण बन गई बेटा, ये रैखिकी समीकरण बन गई। कौन सी हो गई, रैखिकी समीकरण बन जाएगी। ठीक है, रैखिकी समीकरण बन गई। यहाँ पे जो नंबर ऑफ इसके जो x के मान आएंगे, x के जो मान आएंगे वो कितने आएंगे बेटा, 1। कितने आएंगे बेटा यहाँ पे 1, क्योंकि आपने 10th क्लास में पढ़े थे, जितनी घातें होती है बहुपद में, बहुपदीय समीकरण में जितनी चर राशि की अधिकतम घात होती है उतने ही उसके मान होते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है बेटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रैखिकी समीकरण है, इसके जो रूट है, नंबर ऑफ रूट, मूलों की संख्या कितनी होगी बेटा, यहाँ पे x के मान कितने आएंगे, 1 आएगा। सेकंड, यदि आपके पास में a इक्वल टू 0 इक्वल टू बी ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, ये c इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, c इक्वल टू 0, ये कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, अगर ये कंडीशन हो गई तो ये क्या होगा बेटा, विरोधाभास होगा। ये कौन सी कंडीशन होगी, विरोधाभास, क्योंकि
c बराबर 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, नो सॉल्यूशन। क्या मिलेगा बेटा यहाँ पे, नो सॉल्यूशन, कोई भी हल नहीं, ठीक है। अच्छा, जो तीसरी कंडीशन है मैं आपको बता रहा हूँ वो है a इक्वल टू बी इक्वल टू सी नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ये तीनों 0 नहीं है तो ये क्या हो जाएगी बेटा, द्विघातीय समीकरण बनेगी। कौन सी बनेगी, द्विघातीय समीकरण। और इसमें क्या हो जाएगा, बी एक्स ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आएगा, 2 हल आएंगे। कितने आएंगे बेटा, 2 हल आएंगे, ठीक है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि b आपका 0 हो, ये b इसमें 0 भी हो सकता है। मैंने तो आपको a b c की कंडीशन बताई है, जिसमें ये भी हो सकता है a नॉट इक्वल टू बी इक्वल टू सी, b इक्वल टू 0, ये आ सकता है। इसमें मैंने वो वाली कंडीशन आपको नहीं बताई है, सिर्फ आपका ए बी सी पे मैं वो वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे फोर्थ कंडीशन जो है, यदि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0, इस कंडीशन के बारे में देखना है मेनली मुझे। तो यहाँ पे अगर a b c तीनों के तीनों 0 हो जाएंगे तो यहाँ पे ये क्या बनेगी, एक सर्व समीका बनेगी। क्या बनेगी बेटा, एक सर्व समीका बनेगी। और सर्व समीका मतलब इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे बेटा, अनंत होंगे। कितने होंगे यहाँ पे, अनंत। यहाँ पे x के मान कितने आएंगे, अनंत आएंगे। बात समझ में आ रही है। ऐसा आपको ये वाली कंडीशन देखनी है मेन, कि जब आपके किसी द्विघातीय समीकरण के तीनों मान जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक और अचर राशि तीनों 0 हो जाएंगे, तीनों शून्य हो जाएंगे, तो वो जो द्विघातीय समीकरण है वो एक सर्व समीका बन जाएगी, जो x के सभी वास्तविक मानों, x के सभी मानों के लिए संतुष्ट होगी। उसका LHS बराबर RHS होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ बेटा। देखो यहाँ पे जो हम कंडीशन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जो x है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं आपको पता है बेटा। जब हम द्विघातीय समीकरण बात कर रहे हैं, मैं सिंपल बहुपद की बात करता हूँ, तो बहुपद में क्या होता है, बहुपद में होता है कि आपके जितनी x की घातें होंगी उतने x के मान रहेंगे, ठीक है। उन्हें हम मूल कहते हैं। मैं मूलों के बारे में बात करूंगा तो मैं आपको वो बताऊंगा। अभी हम सर्व समीकरण देख रहे हैं, तो आपके पास में जो ये था ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसमें a बराबर b बराबर c बराबर 0 हो जाएगा। तो x के बहुत सारे ऐसे सभी मान हो जाएंगे जिसमें हम, जिसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे चाहे कुछ भी रखो x का मान, सभी आपके यहाँ पे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, एक सर्व समीका हो जाएगा। सर्व समीका आपने पहले भी पढ़ा हुआ है 10th क्लास में। सर्व समीका क्या आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। एक आपने सर्व समीका पढ़ा हुआ है, कौन सा, ये एक सर्व समीका थी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। ये एक सर्व समीका थी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, त्रिकोणमितीय सर्व समीका। यहाँ पे x की वास्तविक मान चाहे कुछ भी रखो, सबके लिए क्या होता है, सबके लिए सेटिस्फाई होता है। एक और ये और था टेन स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर। एक था आपके पास में कॉट स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। ये सर्व समीकाएं थी। एक ये आपके पास में सर्व समीका ये भी हो जाएगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। LHS और RHS सभी मानों के लिए ये क्या होता है, संतुष्ट होता है। तो इस टाइप के जो समीकरण होते हैं, इस टाइप की जो वैल्यूज होती हैं, वो क्या होती है बेटा, सर्व समीकाएं होती है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। मैं क्या कह रहा हूँ, सर्व समीका के बारे में पढ़ रहे हैं। सर्व समीका क्या होते हैं, एक ऐसा समीकरण होता है जिसके सभी मानों के लिए, सभी वास्तविक मानों के लिए उसका दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। तो एक द्विघातीय समीकरण एक सर्व समीका बन जाएगी यदि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक और अचर राशि जो दोनों क्या हो जाए बेटा, वहाँ पे 0 हो जाए, ठीक है। उस टाइम पे ये द्विघातीय समीकरण क्या बन जाएगी, एक सर्व समीका बन जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा, ठीक है। मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ सर्व समीका के। जो द्विघातीय समीकरण, ये वाली चीजें आपको याद रखनी है। सर्व समीका है, सर्व समीका क्या होगी, जब आपके पास में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक और अचर राशि जब आपके पास में 0 हो जाएंगी तो वो क्या हो जाएगी, एक सर्व समीका हो जाएगी। देखो एक क्वेश्चन है बेटा आपके पास में, सिंपल सा क्वेश्चन है, यदि ए स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 एक्स प्लस
ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 बराबर 0। क्या है? ए स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर प्लस a माइनस 1x प्लस ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 इक्वल टू 0। एक सर समीका x में एक सर समीका हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास में, ऑप्शन दिए हुए हैं -1, b1, c3 और d -1, 1 और 3। ये आपके पास में एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन है बेटा? यदि हमारे पास में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? यदि a स्क्वायर माइनस 1 a स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस 1x प्लस a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 बराबर 0 एक सर समीका है, x में एक सर समीका है तो a का मान होगा -1, 1, 3, -1, 1, 3। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है बेटा। हम जो चीज़ें पढ़ेंगे अब पूरी कंप्लीट जेई के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, सब्जेक्टिव भी करवाऊंगा, सारा कंसेप्ट बताऊंगा। जब समझ में नहीं आए तो आप वापस से एक बार इसे वापस से रिवाइंड करके देखना वीडियो को, और जो नोट्स है नोट्स में जो लिखा हुआ है वो वापस से देखना, समझ में आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, इतना कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। आप ईमानदारी से पढ़ते जाओ, सारी चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। थोड़ा सा मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा लेवल उठा के चलूँगा। तो अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और वीडियो को रिवाइज करो, वीडियो को रिवाइंड करके या नोट्स को देख के आओ, समझ में आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है बेटा, ठीक है। आप अगर मैथ ले रहे हो तो आपको ये है कि थोड़ी सी दिक्कत तो आती है। आपने 10th क्लास में भी पढ़ी होगी मैथमेटिक्स, पहले ही पढ़े होंगे, थोड़ी सी नॉर्मल दिक्कत तो आती है। आप साइंस ले रहे हो तो उस हिसाब से आप उसकी प्रिपरेशन करते जाओ, जब ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। देखो ए स्क्वायर माइनस, ये हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, ए स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ये क्या दी हुई है? एक x में आइडेंटिटी दी हुई है। तो x में आइडेंटिटी दी हुई है तो क्या होता है आपको पता है? अगर हमारे पास में a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक आइडेंटिटी सर समीका होती तो क्या कंडीशन बनती? a बराबर b बराबर c बराबर 0। ये कंडीशन है ना हमारी। एक द्विघातीय समीकरण को एक सर समीका बनने के लिए ये प्रतिबंध होता है, ठीक है। तो इसके अनुसार अगर मैं आपसे बात करूं, इसके अनुसार अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक ए स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, एक्स का गुणांक ए माइनस 1 बराबर 0 और ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 बराबर 0, ये होना चाहिए, ये कंडीशन होती है। क्या जाएगा? ए स्क्वायर बराबर 1 और ए का मान कितना आ गया? प्लस माइनस 1, या तो 1 या तो माइनस 1। यहाँ से ए का मान कितना आ गया? 1, और यहाँ से ए का मान द्विघातीय समीकरण 10वीं क्लास में आपने हल किया था, ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस ए प्लस 3 बराबर 0। ए कॉमन लिया, ए माइनस 3 माइनस ए माइनस 3 बराबर 0, ए माइनस 1 और ए माइनस 3 बराबर 0। ए का मान या तो आएगा 1 है या तो आएगा 3, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है बेटा, ये 3 समीकरण बनी थी तीनों के गुणांक से, और तीनों के गुणांक से बनी थी तो यहाँ पे हमारे पास में तीनों में अलग अलग मान आ रहे हैं। जो हमारे पास में कॉमन मान आ रहे हैं, जो आपके पास में कॉमन वैल्यू आ रही है वो आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 1, 1 और यहाँ पे 1, तो कॉमन वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास में? 1, 1, 1 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में आंसर क्या होगा इसका? 1। ऑप्शन क्या होगा? 1, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा बेटा आंसर इसका? ए। आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी ऑप्शन। बात समझ में आई मेरी? ठीक है, ये जेई के हिसाब से कंडीशन बता रहा हूँ आपके, ठीक है। 10th क्लास में आपने कंडीशन नहीं पढ़ी होगी। क्या बताया मैंने? जब भी किसी द्विघातीय समीकरण, जब भी किसी द्विघातीय समीकरण में x का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर राशि तीनों 0 हो जाए तो वह द्विघातीय समीकरण एक सर समीका बन जाती है, और उस सर समीका के अनंत मूल होते हैं या फिर x के सभी मानों के लिए संतुष्ट होगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है मेरी? उसे हम क्या कहते हैं उस टाइम पे? सर समीका। बात कोई यहाँ पे दिक्कत? ठीक है ना। अब एक बात देखो, यदि मैं कुछ उल्टा बोलूं, जो सर समीका थी
उसका अगर मैं कुछ उल्टा बोलूँ तो उल्टा ऐसे बोल सकता हूँ, यदि कोई भी समीकरण है, कोई भी द्विघातीय समीकरण है तो पॉलिनोमियल रूल के अकॉर्डिंग, बहुपदीय नियम के अनुसार, जो x की जितनी अधिकतम घात होगी उतने ही उसके मान सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ पे जो x की घात होती है इसमें वो कितनी होती है बेटा, 2 होती है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। x की घात कितनी है, 2। तो पॉलिनोमियल रूल के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, इसके 2 हल होने चाहिए। अगर हल 2 से अधिक हो जाए, यदि हल 2 से अधिक हो जाए तो भी ये क्या होगी, एक सर्व समीका होगी। मैं कहूँ यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर यहाँ पे 2 से अधिक हो जाएंगे, इसके 2 हल से 2 मूल से अलग ज़्यादा हो जाएंगे, तो उस टाइम पे ये क्या हो जाएगी, एक सर्व समीका हो जाएगी। और जैसे ही एक सर्व समीका बनेगी ये, तो क्या हो जाएगा, x का गुणांक, x² का गुणांक और अचर राशि वो क्या हो जाएंगे बेटा, 0 होंगी। बात क्लियर है। हम चाहे आप ऐसे बोलो कि x² का गुणांक x और c 0 होंगे तो एक सर्व समीका होगी, या फिर ऐसे बोले कि इसके हल 2 से ज़्यादा होंगे तो द्विघात समीकरण क्या होगी, एक सर्व समीका होगी। ठीक है बेटा, आपको एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सर्व समीका का। कुछ ऐसा है क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि x प्लस c अपॉन b माइनस a c माइनस a प्लस x प्लस a अपॉन c माइनस b a माइनस b प्लस x प्लस b अपॉन a माइनस c b माइनस c बराबर 1 एक सर्व समीका है। क्या बेटा, सिद्ध कीजिए कि ये जो दिया हुआ है व्यंजक, ये जो एक्सप्रेशन समीकरण दी हुई है, ये एक क्या है, एक सर्व समीका है। बेटा देखो, मैंने जो आपको बताया था कि इसका अगर हम रेसिप्रोकल लेके चलते हैं, यहाँ पे ये जो समीकरण आ रही है वो किस में आ रही है, x में आ रही है। किस में आ रही है, x में। x का अधिकतम घात कितनी हो सकती है, x गुणा x 2 हो सकती है। यहाँ पे भी x गुणा x, यहाँ पे एडिशन लगा हुआ है, इस वजह से x गुणा x कितनी हो सकती है, अधिकतम 2 घात। अगर x की अधिकतम 2 घात हो सकती है तो यहाँ पे जो समीकरण है उसके मूल भी अधिकतम कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। ठीक है, x के 2 मान हो सकते हैं अधिकतम। यदि ये 2 मानों से अधिक मानों के लिए संतुष्ट हो रही है तो ये समीकरण क्या होगी, एक सर्व समीका होगी। ठीक है, तो हम इसे उल्टा लेके चल रहे हैं कि मैं इसे 2 मानों से अधिक मानों के लिए संतुष्ट करता हूं। अगर 2 से अधिक मानों के लिए संतुष्ट हो गई तो क्या होगी, एक सर्व समीका। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो है x की अधिकतम घात आ रही है वो 2 आ रही है, और पॉलिनोमियल रूल के अकॉर्डिंग इसके 2 ही मान होने चाहिए x के, परंतु यहाँ पे 3 आएंगे, इस वजह से क्या बन जाएगी, ये सर्व समीका बन जाएगी। तो देखो बेटा, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ पहले x बराबर माइनस a रखने हैं। हम यहाँ पे क्या रख रहे हैं, x बराबर माइनस a। तो x बराबर माइनस a रखोगे तो x माइनस a प्लस b, ठीक है, अपॉन माइनस a प्लस c अपॉन b माइनस a एंड c माइनस a प्लस माइनस a प्लस c इंटू माइनस a प्लस a अपॉन c माइनस b और a माइनस b। जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ मैं माइनस a रख रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस a प्लस a प्लस b अपॉन a माइनस c और b माइनस c बराबर 1। बेटा माइनस ए क्या हो गया, 0, और इस कंप्लीट को हल करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से 0। माइनस ए क्या हो गया बेटा, 0। जब इसे कंप्लीट को हल करोगे तो ये क्या आएगा बेटा, यहाँ पे 0। समझ में आ रहा है। क्या बचेगा यहाँ से, b माइनस ए, क्या बचेगा, b माइनस ए c माइनस a अपॉन b माइनस a, और यहाँ से क्या आ जाएगा, c माइनस a बराबर 1। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, दोनों को कैंसिल करेंगे इनको, तो क्या आ जाएगा, 1 बराबर 1। क्या आ जाएगा, 1 बराबर 1। LHS बराबर RHS। एक तो x का मान क्या हो गया, माइनस a। अब हम माइनस b रखेंगे, x बराबर माइनस b, तो क्या हो जाएगा, माइनस b प्लस b अपॉन माइनस b प्लस c अपॉन b माइनस a, क्या हो जाएगा बेटा, c माइनस a
प्लस माइनस बी प्लस सी माइनस बी प्लस ए अपॉन सी माइनस बी एंड ए माइनस बी प्लस माइनस बी प्लस ए माइनस बी प्लस बी अपॉन ए माइनस सी एंड बी माइनस सी बराबर 1। ये जीरो हो गया, इस वजह से कंप्लीट क्या हो जाएगा, जीरो। ये जीरो हो गया, इस वजह से कंप्लीट क्या हो जाएगा, जीरो। सी माइनस बी और ए माइनस बी दोनों कैंसिल होंगे तो क्या आएगा, 1 बराबर 1। दो वैल्यू हो गई एक्स की, कौन कौन सी, एक्स बराबर माइनस ए और एक्स बराबर माइनस बी। अभी आगे देखो, एक्स बराबर हम माइनस सी रखेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, माइनस सी प्लस बी एंड माइनस सी प्लस सी अपॉन बी माइनस ए एंड सी माइनस ए प्लस क्या होगा यहाँ पे, माइनस बी सॉरी माइनस सी प्लस सी एंड माइनस सी प्लस ए अपॉन सी माइनस बी एंड ए माइनस बी प्लस माइनस सी प्लस ए एंड माइनस सी प्लस बी अपॉन ए माइनस सी एंड बी माइनस सी इक्वल टू 1। ये जीरो, क्योंकि ये जीरो हो रहा है, ये जीरो हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, जीरो प्लस जीरो, ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या आएगा, प्लस 1 बराबर 1 और 1 बराबर 1। बेटा यहाँ पे मैंने आपको सॉल्व करके बताया है कि x के कितने मान आ रहे हैं, यहाँ पे x के मान आ रहे हैं मेरे पास में यहाँ पे बेटा 2। कितने मान आ रहे हैं x के, 3 आ रहे हैं, सॉरी x बराबर माइनस ए आ रहा है, x बराबर माइनस बी आ रहा है, x बराबर माइनस सी आ रहा है, x बराबर माइनस ए आ रहा है, x बराबर माइनस बी आ रहा है, x बराबर माइनस सी आ रहा है। x के जो पॉलिनोमियल रूल है उसके अकॉर्डिंग 2 ही वैल्यू आनी चाहिए, परंतु यहाँ पे x की कितनी वैल्यू आ रही है बेटा, 2 वैल्यू आ रही है, x 3 वैल्यू आ रही है x की। जो 3 वैल्यू आ रही है इसका मतलब क्या हुआ, ये जो समीकरण था वो क्या बन रही है, एक षड समीका बन रही है। और षड समीका क्यों बन रही है, क्योंकि x की 1 से 2 से अधिक वैल्यू आ रही है। बात समझ में आई मेरी यहाँ तक, कोई दिक्कत बेटा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, षड समीका के बारे में आप मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि आइडेंटिटी और षड समीका एक द्विघातीय समीकरण कब बनती है, जब एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म अगर 0 के बराबर हो, या फिर मैं ये कहूँ कि द्विघातीय समीकरण के 2 मूल होने चाहिए। अगर 2 से अधिक संख्याएं आ रही हैं, 2x के मान 2 से अधिक संख्याएं बन रही हैं, तो वो क्या होगी, एक षड समीका बनेगी। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत किसी को। चलो अब हम आगे देखते हैं। अब हम बात कर रहे थे द्विघातीय समीकरण की, किसकी बात कर रहे थे बेटा, द्विघातीय समीकरण की। देखो द्विघातीय समीकरण थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे ये समीकरण है बेटा, x की कितनी घात आ रही है, हाईएस्ट 2, तो इसके 2x के 2 मान होने चाहिए जो इस समीकरण के राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को क्या करने चाहिए, वो x के मान उसे संतुष्ट करने चाहिए। तो यहाँ पे जो x के 2 मान है, x के जो 2 मान है जिनके लिए LHS बराबर RHS हो रहा है, उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, रूट बोलते हैं। इसके क्या बोलते हैं, रूट्स, जिन्हें हिंदी में बोलते हो आप मूल। ठीक है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसके कितने रूट आने चाहिए बेटा, 2 आने चाहिए। कितने होने चाहिए, 2, क्योंकि x की अधिकतम घात कितनी आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है, यहाँ पे ये जो 2 रूट है, ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ होती है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है और मूल होते हैं। ठीक है, हलों की संख्या जिसे हम बोलते हैं, हलों की संख्या और मूल, इन दोनों में क्या अंतर होता है, ये चीज़ें आप छोटी छोटी चीज़ें याद रखोगे। हलों की संख्या और मूल में क्या अंतर होता है, जो हलों की संख्या होती है वो सब क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, परंतु मूल क्या हो सकते हैं बेटा, इक्वल हो सकते हैं। मूल क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। और हलों की संख्या क्या होती है, दोनों अलग अलग होती है। बात समझ में आ रही है। अगर x के पास, अगर x की घात 3 ax स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 ऐसी है, यहाँ पे अगर x की वैल्यू सपोज करो, मान लो 1 और 3 आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो मूल हैं, जो मूल जो हैं वो तो कितने फिक्स हैं, 3 आएंगे।
परंतु अगर हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन हलों की संख्या बात करूंगा तो एक और कितनी आएगी बेटा, सॉल्यूशन जो है वो कितने होंगे, एक और तीन हो गए। सॉल्यूशन जो होंगे वो कितने होंगे, एक और तीन, परंतु यहाँ पे जो मूल बनेंगे वो कितने होंगे, तीन। इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट काउंट, और सॉल्यूशन में क्या करेंगे, एक ही काउंट करेंगे। ठीक है, तो हम जो x के मान जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जिनके लिए दिया गया समीकरण, x के जो मान हम कैलकुलेट कर रहे हैं जिनके लिए दिया गया समीकरण हमारा संतुष्ट होना चाहिए, वो x के जो मान हम कैलकुलेट कर रहे हैं, x के जो मान हम कैलकुलेट कर रहे हैं जिनके लिए हमारा समीकरण संतुष्ट होना चाहिए, उन्हें हम क्या बोलेंगे, आगे से मूल बोलेंगे। ठीक है, रूट बोलेंगे। यहाँ पे सबसे पहली बात आती है कि हम इसके रूट कैसे कैलकुलेट करें। आपने मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ, जो 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, ये रूट कैलकुलेट करना, रूट हम कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, तो रूट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में दो मेथड होते हैं मेनली। ठीक है, दो मेथड होते हैं, एक तो होता है गुणनखंड। तीन मेथड आपने पढ़े थे 10th क्लास में, मैं आपको तीनों बता देता हूँ। एक तो था गुणनखंड विधि, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड आपने पढ़ा था पूर्ण वर्ग विधि, ये पढ़ा हुआ है आपने, पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड और कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। और थर्ड वन श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जिसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, श्रीधराचार्य सूत्र, द्विघातीय सूत्र जैसे आप बोलते हो, द्विघातीय सूत्र, ये आपने पढ़ा हुआ है बेटा। द्विघातीय सूत्र भी आपने पढ़ा था, श्रीधराचार्य फॉर्मूला और द्विघातीय जो आपने द्विघातीय सूत्र आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो बेटा हम इसकी जो बात कर रहे हैं श्रीधराचार्य सूत्र और द्विघातीय, इससे हम x के जो मान अगर हम यहाँ पे निकालना चाहेंगे तो हम x के मान यहाँ पे निकाल सकते हैं। जो पहला मेथड है गुणनखंड विधि, ये तीनों मेथड किसके बेटा, x के मान निकालने के। किसके बेटा, ये x के मान फाइंड करने, x के मान निकालने के, ये तीनों के तीनों। ठीक है, जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो हमारा पहला है, इसमें हम क्या करते हैं, हम बीच वाले जो नंबर होता है, एक एक एग्जांपल बताऊंगा मैं सबका। जो बीच वाला नंबर है जैसे bx है, इसको हम क्या करते हैं, दोनों इस बीच वाले नंबर को हम ऐसे दो संख्याओं में तोड़ते हैं जिससे उस दोनों संख्याओं का गुणनफल पहली और तीसरी संख्या के बराबर आ जाए। क्या हो बेटा, पहली और तीसरी संख्या के बराबर आ जाए। और दूसरे मेथड में क्या करते हैं, हम इसे एक कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करते हैं। क्या करते हैं, एक पूर्ण वर्ग बनाते हैं और वहां से हम x का मान निकालते हैं। और तीसरे में क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में एक सूत्र हम बनाते हैं और उस सूत्र के अनुसार ही हम क्या करते हैं, इसका ये जो दिया हुआ है इसके x के मान निकालते हैं। वो सूत्र आपने पढ़ा होगा, b² - x इक्वल टू -b प्लस माइनस c प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ठीक है, मैं आपको इसका तीनों का वो एक एग्जाम्पल बताता हूँ। पहला वाला है, सपोज करो x² - 3x + 2 = 0। ये एक आपके पास में क्या दिया है, द्विघात समीकरण। आपने ये पढ़ा हुआ है, मैं ज़्यादा इसके एग्जाम्पल नहीं बताऊंगा, एक एक एग्जाम्पल बताऊंगा। x² - 3x + 2 = 0। यहाँ पे जो ये दिया हुआ है, ये वाली जो इक्वेशन, इसमें हमें क्या करना है बेटा, जो बीच वाली संख्या है उसे हमें ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है कि इस संख्या को कि उसका गुणनफल इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आ जाए। मतलब 2 × 1 2 और इसका कितना 1 2 के बराबर। तो मैं इसे किस में तोड़ सकता हूँ, -2 -1। इन दोनों को अगर मैं गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा, -2 × -1 = 2। दोनों बराबर आ रहे हैं। बीच वाली संख्या को हमें कैसे ऐसी संख्या में तोड़ना होता है जिससे दोनों का अगर हम इन दोनों संख्याओं का गुणा करें तो पहली और तीसरी संख्या के गुणा करने के बराबर आ जाए। तो आपके पास में x² - 3x + 2 = 0 दिया हुआ है। x² - 2x - x + 2 = 0, ये आ जाएगा। इन दो संख्याओं में से मैं x कॉमन लूंगा तो x - 2 आ जाएगा। यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूंगा तो x - 2 आ जाएगा। यहाँ से x - 2, यहाँ से x - 1 = 0। या तो x - 2 = 0 या फिर x - 1 = 0। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मैं इसे
ए मानता हूँ, इसे बी मानता हूँ, तो क्या है ए बी बराबर 0। और ये क्या कंडीशन बनती है, इसकी संभावना क्या होती है, या तो ए बराबर 0 होगा या बी बराबर 0 होगा। तो इसलिए हमारे पास में क्या है, x माइनस 2 बराबर 0, मतलब x का मान या तो 2 होगा या तो x का मान क्या होगा, 1 होगा। तो x का मान 1 हो सकता है, x का मान 2 हो सकता है। तो x की जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे, जो इसके रूट आएंगे वो क्या आएंगे बेटा, 2 और 1। ये हमारे पास में पहली वाली जो विधि है, गुणनखंड विधि, जिससे हम रूट कैलकुलेट करते हैं, वो आपका उसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा, आपने 10th क्लास में किया हुआ है ये। ठीक है, आपको मैं दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि का आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। अगर आपके पास में कोई द्विघातीय समीकरण दी हुई है, उस द्विघातीय समीकरण, जो द्विघातीय समीकरण दी हुई है, सपोज करो आपको एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, 2x माइनस 3, 2x माइनस क्या दिया हुआ है, एक ऐसे मैं एग्जैक्ट ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये एक द्विघात समीकरण दी गई है, जिसे हम पूर्ण वर्ग विधि से करेंगे सॉल्व। तो पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करने के लिए क्या होगा, आपके पास में, आपको पता है, हम इसे इससे कंपेयर करते हैं। पूर्ण वर्ग बनाना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर आपने कोई दूसरी तरीका सीखा हो तो आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। मैं इससे बता रहा हूँ, या तो इसका बनेगा या इसका बनेगा कंप्लीट स्क्वायर, वो डिपेंड करता है इस वाले साइन पे। ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये बनेगा, ये पॉजिटिव है तो ये वाला बनेगा। ठीक है, जो पहली जो टर्म होती है वो होती है एक्स स्क्वायर, मतलब आपके पास में जो फर्स्ट वाली टर्म, यहाँ पे भी क्या है, नेगेटिव है तो ये वाला बनने वाला है। ठीक है, जो फर्स्ट वाली टर्म होती है उसे मैं एक्स स्क्वायर के साथ कंपेयर करता हूँ, तो ए स्क्वायर को मैंने किया एक्स स्क्वायर के साथ कंपेयर, मीन्स ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब ए का मान तो क्या आ गया, एक्स आ गया। जो दूसरी वाली टर्म होती है उस 2ab, साइन तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, उसे मैं 5x से कंपेयर करता हूँ। यहाँ पे a का मान मैं ऑलरेडी यहाँ पे मुझे मिल चुका है, वो है x इंटू बी इक्वल टू 5x। क्या हो जाएगा, x से x कैंसिल, 2b इक्वल टू 5 और b इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास में 5/2। ठीक है, अच्छा, जो थर्ड टर्म है, जो b स्क्वायर आ रहा है, मुझे b मिल गया, तो b स्क्वायर मेरे पास में है नहीं। मैं क्या करता हूँ, वो संख्या दोनों साइड LHS और RHS दोनों साइड में b का स्क्वायर यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे b कैलकुलेट करने के बाद में करना, b मुझे मिल गया 5/2, तो इसका स्क्वायर ऐड करेंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस 5/2 का स्क्वायर बराबर 5/2 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5/2 का स्क्वायर प्लस 6 बराबर 25/4 दिया जाएगा। अब देखो बेटा, यहाँ पे b का स्क्वायर, ए स्क्वायर बन गया, ये रहा, ये 2ab हो गया, ये b का स्क्वायर, मतलब ये जो होगा वो इस टाइप का स्क्वायर बन जाएगा। a का मान क्या था, x, और b का मान क्या था, 5/2, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस जो b का मान है 5/2 का स्क्वायर प्लस क्या बचा है 6, उधर क्या होगा 25/4, ये हो जाएगा x माइनस 5/2 का स्क्वायर 25/4 माइनस 6 और x माइनस 5/2 का स्क्वायर इक्वल टू 25/4 माइनस 6, ये हो जाएगा x माइनस 5/2 का स्क्वायर बराबर 25 माइनस 24, लघुत्तम लिया, क्या हो जाएगा 1/4, क्या जाएगा ये 1/4। ठीक है, अब जब हम इसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 5/2 स्क्वायर बराबर 1/4, जब यहाँ पे रूट लोगे आप बराबर प्लस माइनस 1/2, या तो पॉजिटिव 1/2 या नेगेटिव 1/2। जब आप x माइनस 5/2 बराबर 1/2 करोगे, या फिर x माइनस 5/2 बराबर माइनस 1/2, यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, आधा प्लस 5/2, तो x बराबर, ये तो हो गया आधा और ये हो गया 2.5, कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। समझ में आ रही है मेरी बात, ये कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ये तो हो जाएगा आधा और वो हो जाएगा 2.5, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये माइनस आधा
क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस आधा प्लस ढाई, तो माइनस आधा प्लस ढाई कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा, 2। x का मान या तो आ जाएगा मेरे पास में 2 आ जाएगा, या फिर मेरे पास में आ जाएगा 3। ये हमारे पास में जो इसका दूसरा मेथड था वो आ गया x के मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है, x के मान ज्ञात करने के लिए दूसरा मेथड आ गया। हमारे पास में 2 मेथड थे रूट कैलकुलेट, सॉरी 3 मेथड थे रूट कैलकुलेट करने के लिए, ये इसका दूसरा मेथड हो गया। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो। ठीक है, अब जो तीसरा मेथड है वो तीसरा आपका फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। जो आपका फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूला क्या है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। जो हमारे पास में आता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है बेटा, x की हमारे पास में कितनी वैल्यू आ रही है, 2। या तो मेरे पास में माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होगी, या फिर माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a ये होगी। ठीक है, आपको पता है x की 2 वैल्यू आने वाली है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x की ये 2 वैल्यू आती है, या तो ये होगा x का मान या फिर x का मान ये होगा। 2 वैल्यू होंगे, एक बार पॉजिटिव लेते हैं एक बार नेगेटिव लेते हैं। इसका मैं आपको डेरिवेशन बता देता हूँ आता कैसे है। ये देखो, ये जो है अब हम काम करेंगे इसमें, तो ये जो है यहाँ पे मुझे क्या करना है, कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो उसके लिए मैं पहले क्या करता हूँ, यहाँ से a कॉमन ले लेता हूँ। a कॉमन लिया तो x स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0 ये आ जाएगा। ठीक है, a कॉमन लेने के बाद में अब a को मैं इधर डिवाइड कर देता हूँ, तो क्या रिमेनिंग रहेगा, x स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए बराबर 0। बेटा देखो यहाँ पे ये जो मैंने अभी आपको बताया था कंप्लीट स्क्वायर में क्या करना होता है, जो x का गुणांक होता है उसका हमें कंपेयर करके आधा लेना है। इसका आधा कितना होगा, b बाई 2a। आधा कितना होगा, b बाई a का आधा कितना होगा, b बटे 2a। तो b बटे 2a को मुझे इधर जोड़ना है और इधर जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस b बाई a एक्स प्लस सी बाई ए प्लस b बाई 2a का स्क्वायर बराबर b बाई 2a का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ रहा है मैंने क्या किया बेटा, आपको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। मैंने अभी अभी बताया था आपको कि अगर आपके पास में या तो बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, या बनेगा a माइनस बी का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर ये बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये बनेगा a प्लस बी, यहाँ पे आ रहा है पॉजिटिव तो ये इसके जैसा बनेगा। तो यहाँ पे कंपेयर करोगे तो a तो ये बन गया, a x कैंसिल हो गया, b इक्वल टू क्या आ जाएगा, b बाई 2a। तो जो b का स्क्वायर होता है हमें जोड़ना और घटाना होता है, तो b मुझे मिला b बाई 2a, उसका स्क्वायर इधर ऐड किया और इधर ऐड किया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस b बाई 2a का स्क्वायर प्लस c बाई ए बराबर b बाई 2a का स्क्वायर। बेटा ये जो टर्म बन रही है वो क्या बन रही है, a प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ पे a है x और b है यहाँ पे b बाई 2a, तो ये तो हो जाएगा x प्लस b बाई 2a का कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, प्लस ये हो जाएगा c बाई a और b बाई 2a का स्क्वायर, ये बन जाएगी ये टर्म। यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो c बाई a, अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, किसका मान निकालना है, x का। तो मैं क्या करूँगा, c बाई a को इधर भेज दूंगा, तो यहाँ पे जब आप इसे इधर शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर माइनस c बाई a, और ये हो जाएगा x प्लस b बाई 2a का स्क्वायर बराबर, यहाँ से बेटा लघुत्तम लोगे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 4a स्क्वायर। समझ में आ रही है मेरी बात, मैंने क्या कह रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ कंप्लीट देख लो वापस से एक बार, ये याद रहना चाहिए, आगे भी यूज आएगा ये आपको याद रखना है। कैसे किया मैंने, a कॉमन लिया उधर शिफ्ट कर दिया, फिर मैंने पूर्ण वर्ग विधि से इसे हल किया,
पूर्ण वर्ग विधि से मैं हल करता जा रहा हूँ, जो मेरे पास में ये आ रहा है। ठीक है, यहाँ से x प्लस बी वाई 2a लघुत्तम लेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इधर प्लस माइनस इसका रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 2a। समझ में आ रही है बात बेटी? देखो क्या किया मैंने, इसका रूट ले लिया है। अब हमें x का मान निकालना है तो x इक्वल टू माइनस बी वाई 2a प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारे पास में x की वैल्यू आ गई, ये फॉर्मूला बन गया, जिससे अगर हमारे पास में द्विघातीय समीकरण है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो उसके x के मान होते हैं x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, 4ac अपॉन 2a। जो आपके पास में बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसे बोलते हैं विविक्तर डिस्क्रिमिनेंट। विविक्तर और डिस्क्रिमिनेंट, क्या बोलते हैं इसे, विविक्तर और डिस्क्रिमिनेंट। समझ में आ रहा है? क्या बोलते हैं बेटा, ऐसे विविक्तर बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ पे हमारे पास में दो वैल्यू आती है x की, या तो x इक्वल टू माइनस बी, एक बार प्लस लेना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, या फिर हमारे पास में x इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये दो वैल्यू मिलती है। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? आप ये मत सोचना कि ये जो हमने पढ़ा हुआ है वही वापस से पढ़ा रहे हैं, मैं सिर्फ आपको एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। उसके बाद में जो इसका जेई का सिलेबस है उस पर चलेंगे, मैं आपको एकदम अपर लेवल तक लेके चलूंगा, जो इसका एडवांस लेवल तक लेके चलूंगा। बट आपके जो 10th क्लास की कुछ चीज़ें हैं उन्हें हम एक बार वापस से रिवाइज कर रहे हैं, आपको वो चीज़ें याद आ जाए, इसलिए मैं आपको रिवाइज करके जा रहा हूँ, रिवाइज करवाते हुए जा रहा हूँ, थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ। देखो मैंने सबका एक एक एग्जाम्पल बताया है आपको, बस इन्हें एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर मैं आपको अपर लेवल तक, एकदम एडवांस लेवल तक जो भी है सारा कुछ बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि पहले की चीज़ें पढ़ रहे हैं। आपको शायद कुछ बंदों ने ये नहीं पढ़ा होगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, फॉर्मूला रट्टा मार रखा होगा कि x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो वैल्यू पढ़ कर ही कंपेयर किया, आंसर आ गया। इस फॉर्मूले पे आपने क्वेश्चन तो कर रखे होंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, कॉमन सा फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। मैंने आपको द्विघातीय समीकरण के मूल निकालने के 3 तरीके बताए। पहला था गुणनखंड विधि, दूसरा पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरा जो है वो तीसरा कौन सा है बेटा हमारे पास में, द्विघातीय सूत्र। कौन सा है बेटा, द्विघातीय सूत्र। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। तीसरा जो आपके पास में जो टॉपिक है, देखो बेटा, अब मैं थोड़ा सा आपको आगे बताऊंगा। इसमें आपके पास में आपने देखो जो द्विघातीय समीकरण पढ़ी थी, उस द्विघातीय समीकरण में हम जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था उसमें एक चीज़ पढ़ी थी आपने, जो द्विघातीय समीकरण है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें ए बी सी, इसमें जो ये जो आपके पास में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे लिखता देता हूँ मैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए नॉट इक्वल टू 0, क्या है बेटा, ए नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ये। ठीक है, यहाँ पे इसके जो x की वैल्यू आती है हमने अभी अभी पढ़ा है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे d होता है जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे आप बोलते हो डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट विभांतर या विविक्तर। ठीक है, ये जो x की वैल्यू है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, मूल बोल रहे हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं बेटा, रूट। x की जो वैल्यू है, जो रूट है, वो रूट किस पे डिपेंड करते हैं, x की जो वैल्यू है, जो रूट है, वो किस पे डिपेंड करते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं।
यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो इस d पे डिपेंड करता है, क्योंकि d क्या आ रहा है बेटा, ये जो d आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा आपके पास में रूट के अंदर आ रहा है। रूट के अंदर से कैसे आएगा उससे ही हमें पता लगेगा कि x की वैल्यू वास्तविक आ रही है या काल्पनिक आ रही है। तो d के अनुसार हम इसके जो मूल हैं उन मूलों का हम उनके मूलों के बारे में हम पढ़ेंगे, जिससे हमारा टॉपिक जो है वो टॉपिक है मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट। क्या है हमारा टॉपिक बेटा, मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट बात समझ में आ रही है। नेचर ऑफ रूट मीन्स x की जो वैल्यू आ रही है क्वाड्रेटिक के लिए उसके बारे में बात करेंगे हम। देखो यहाँ पे जो d की वैल्यू है उस पर डिपेंड करेगा। यदि आपके पास में 3 केस बनेंगे पहले, यदि आपके पास में d क्या है बेटा ग्रेटर देन 0, d क्या है बेटा इक्वल टू 0 और d क्या है बेटा लेस देन 0, अगर ऐसा कुछ है तो d अगर पॉजिटिव है तो हमारे पास में रूट होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक और भिन्न भिन्न। कौन से होंगे, वास्तविक और भिन्न भिन्न रूट होंगे। समझ में आई मेरी बात। अगर d पॉजिटिव आ रहा है तो क्या होगा, वास्तविक और भिन्न भिन्न रूट होंगे। ठीक है, d बराबर 0 आएगा तो वास्तविक तो होंगे ही, वास्तविक होंगे, परंतु क्या होंगे बेटा समान होंगे। वास्तविक होंगे और साथ साथ में क्या होंगे, समान, क्योंकि ये 0 बन गया तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओनली -b/2a हो जाएगी, क्योंकि ये तो 0 हो गया, इधर की साइड से अलग अलग नहीं होगा। वास्तविक होंगे परंतु क्या होंगे, समान। अगर d लेस देन 0 है तो क्या होंगे बेटा, काल्पनिक मूल होंगे। कौन से होंगे, काल्पनिक मूल। ठीक है, इस टाइप के मिलेंगे p प्लस आयोटा q। ये आयोटा है, ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में बताऊंगा किसका क्या होता है। इस टाइप के होंगे p प्लस रूट माइनस क्यू स्क्वायर, इस टाइप के होंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे एक बात याद रखोगे, अगर यहाँ पे एक रूट ये है तो दूसरा रूट ये होगा -q²। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती इसे। क्यों, क्योंकि ये हमेशा एक पेयर में, एक जोड़े में मिलते हैं। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा क्या होगा, 100% पॉजिटिव होगा। ये बात आप याद रखोगे। ठीक है, क्या होगा, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो क्या होगा, यहाँ पे एक नेगेटिव होगा, अगर नेगेटिव है दूसरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। ठीक है बेटा। अच्छा, इसी में अगर हम बात करें तो ये वास्तविक के वापस से d की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। अगर d पूर्ण वर्ग है, क्या है बेटा, d पूर्ण वर्ग है और d पूर्ण वर्ग नहीं है, d पूर्ण वर्ग है और d पूर्ण वर्ग नहीं है। यदि d पूर्ण वर्ग है, d कंप्लीट स्क्वायर है, तो यहाँ पे जो मूल बनेंगे वो क्या हो जाएगा बेटा, परिमेय बनेंगे। कौन से बनेंगे, परिमेय मूल बनेंगे। और यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, अपरिमेय मूल बनेंगे। कौन से बनेंगे, अपरिमेय। अपरिमेय का मतलब क्या होगा, अपरिमेय जो होंगे, एक अगर अल्फा प्लस रूट बीटा है तो दूसरा 100% अल्फा माइनस रूट बीटा होगा। 100%, ये भी 100% है। बात ये आपको याद रखनी है। क्या होगा, अगर एक अपरिमेय मूल है तो एक अगर अल्फा प्लस रूट बीटा है तो दूसरा 100% अल्फा माइनस रूट बीटा होगा। कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये क्या है बेटा, नेचर ऑफ रूट, मूलों की प्रकृति है, जो इसके डिस्क्रिमिनेंट जो विविक्तर है उस पर डिपेंड करती है। d अगर पॉजिटिव होगा तो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। उसमें 2 केस बनेंगे, d पूर्ण वर्ग है या पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर d पूर्ण वर्ग है तो क्या होगा, परिमेय मूल होंगे, और d पूर्ण वर्ग नहीं है तो अपरिमेय मूल होंगे। और अपरिमेय मूल अल्फा प्लस रूट बीटा, अल्फा माइनस रूट बीटा के टाइप के होंगे। d बराबर 0 है तो वास्तविक तो होंगे परंतु समान होंगे, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो -b/2a मिलेगा। x की समान वैल्यू आएगी, परंतु उस टाइम पे क्या हो रहा है हमारे पास में, उस टाइम पे क्या बन रहा है बेटा मेरे पास में, x के 2 मान आने चाहिए, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, समान। अब d लेस देन 0 होगा तो फिर क्या हो जाएगा बेटा, काल्पनिक मूल बनेंगे, जो क्या होंगे, p प्लस रूट माइनस q² टाइप का। एक पॉजिटिव ही है तो यहाँ पे दूसरे में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। कोई दिक्कत है बेटा यहाँ तक? यहाँ पे एकदम सिंपल है, कोई अगर दिक्कत हो तो आप बोल सकते हो बेटा। ठीक है,
अब देखो, अब हम बात करते हैं इसके जो आगे जो आपके पास में द्विघातीय समीकरण है, ये जो हमने पढ़ा है नेचर ऑफ रूट, इस नेचर ऑफ रूट पे हम कुछ सिंपल से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल चीज़ है बेटा। देखो मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। एक्स स्क्वायर, देखो बेटा क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर 0। क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर, एक क्वेश्चन है इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर 0 के मूल काल्पनिक और भिन्न, रियल और भिन्न, रियल और बराबर, परिमेय और भिन्न। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो दिया हुआ है, हमें ये चेक करने की इसके मूल कैसे होंगे। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है मेरी? आपको ये चेक करना है कि इसके मूल कैसे होंगे। तो इसके मूल चेक करने के लिए आपके पास में ये जो द्विघात समीकरण है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसे कंपेयर करता हूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। a का मान कितना बन रहा है, 1, और b का मान कितना बन रहा है बेटा, -2√2, और c का मान कितना बन रहा है बेटा, 1। ठीक है, अच्छा आपको मैंने अभी बताया था जब हम इसका d कैलकुलेट करते हैं तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है इसका डिस्क्रिमिनेंट। d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान, जब हम d का मान कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, -2√2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से, 4 गुणा 2 माइनस 4, 8 माइनस 4 बराबर 4, और ये क्या आ रहा है, 0 से बड़ा, मतलब d का मान क्या आ रहा है, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा आ रहा है। और d जो है, d का मान आ रहा है 4। ठीक है, ये क्या है, d क्या आ रहा है, इसका मीन्स क्या हुआ, d क्या आ रहा है, पूर्ण वर्ग आ रहा है, किसका आ रहा है बेटा, 2 का पूर्ण वर्ग आ रहा है d, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो बेटा, पूर्ण वर्ग आ रहा है d। तो इसके मूल कौन से होने चाहिए बेटा, मूल कौन से होने चाहिए इसके, वास्तविक, कौन से होने चाहिए, वास्तविक, भिन्न भिन्न, और इसमें भी कौन से होने चाहिए, परिमेय होने चाहिए। कौन से होने चाहिए, परिमेय, परंतु ये परिमेय नहीं है। कौन से होने चाहिए बेटा, परिमेय होने चाहिए, परंतु ये परिमेय नहीं है। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था इस एग्जाम्पल में। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था आपको कि अगर d पूर्ण वर्ग है तो परिमेय होंगे, अदरवाइज क्या होंगे, अपरिमेय। वो उस टाइम पे होता है, आपको मैंने बताया था d > 0, तो दो चीज बनती है इसकी, d पूर्ण वर्ग है और दूसरा d पूर्ण वर्ग नहीं है, याद रखना, नहीं है। यहाँ पे तो क्या था, मैंने क्या बताया था, परिमेय, और यहाँ पे क्या बताया था, अपरिमेय। ये तब होता है जब आपके पास में ABC, एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट टर्म सारे के सारे क्या हो, पूर्णांक हो। क्या हो बेटा, पूर्णांक हो। अगर पूर्णांक नहीं है तो नहीं होगा उस टाइम पे। यहाँ पे भी ऐसी कंडीशन आ रही है, यहाँ पे ये पूर्णांक नहीं है, इस वजह से यहाँ पे परिमेय नहीं आएगा। कौन सा आएगा बेटा, अपरिमेय आएगा। कौन सा आएगा, ये मूल अपरिमेय आएगा। तो जो x की वैल्यू है यहाँ पे, मूल तो यहाँ पे 2 आएंगे, तो हम सिर्फ क्या कहेंगे इसके बारे में कि x के और इस द्विघात समीकरण के जो मूल आ रहे हैं वो वास्तविक आ रहे हैं, भिन्न भिन्न आ रहे हैं, परंतु परिमेय नहीं है। कौन से है बेटा, अपरिमेय, इरेशनल रूट है, रेशनल नहीं है। आप चाहे तो कैलकुलेट करके चेक कर लो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि ये d पूर्ण वर्ग आ रहा है, d पूर्ण वर्ग आ रहा है, और हमारे पास में क्या हो, d पॉजिटिव आ रहा है, पूर्ण वर्ग आ रहा है। इसका मतलब कौन से होने चाहिए, भिन्न, वास्तविक, भिन्न भिन्न और परिमेय होने चाहिए, परंतु परिमेय नहीं है क्योंकि ये इंटीजर नहीं है, x का गुणांक। ठीक है बेटा, यहाँ तक। देखो और आपको एग्जांपल बताता हूं इसके।
देखो बेटा क्या दिया हुआ है, एक समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस पी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस पी बराबर 0। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस पी बराबर 0 के मूल वास्तविक हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। अगर ये इसके मूल क्या है बेटा, वास्तविक है, क्या है, मूल वास्तविक है, तो हमें क्या करना है, p का मान ज्ञात करना है। किसका, p का। तो आपको पता है जब वास्तविक दो केस में आया था 2x प्लस पी बराबर 0, वास्तविक दो केस में आया था d ग्रेटर देन 0 और d इक्वल टू 0 में, तो हमारे पास में ओवरऑल क्या बन जाएगा, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम ये कंडीशन लगाएंगे, इसे कंपेयर कर लो ax स्क्वायर bx प्लस सी बराबर 0 से a का मान 1, b का मान 2 और c का मान कितना आएगा, p। तो इसका d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, जो क्या होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा। तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू पी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 माइनस 4p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आपकी असमीका काम आएगी यहाँ पे। अब पता लगा कहाँ पे काम आने वाली है, यहाँ पे p का मान निकालना, ये असमीका बन गई। अब हमने जो असमीका पढ़ी थी वो ऐसे काम आएगी। हमने देखो क्या किया है, कंडीशन तो ये थी हमारे पास में, लगा दिया बेटा p का मान निकालना है, p का मान असमीका में बन गया। अब यहाँ पे वो लगाना है। अब असमीका कैसे हल करते हैं वो, ठीक है। तो इस असमीका को कैसे हल करेंगे बेटा, यहाँ से पहले मैं -4 कॉमन लूंगा, कितना, -4, तो p -1 ग्रेटर देन 0 बन जाएगा। -4 से गुणा करूंगा तो p -1 लेस देन 0, क्योंकि असमीका में ऋणात्मक चिन्ह से गुणा करने से उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाएगा, p लेस देन इक्वल टू 1। क्या होगा, इधर माइनस अनंत, इधर प्लस अनंत, यहाँ पे आएगा 1 से लेस, इधर की साइड डार्क होगा, ठीक है। तो p का मान कहाँ से कहाँ तक होगा बेटा, माइनस अनंत से 1 तक। p का मान माइनस अनंत से कहाँ तक हो जाएगा बेटा, 1 तक। कोई दिक्कत है यहाँ तक, p की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 से अनंत तक, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत क्या।